नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों प्रश्न काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न यदि आप साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट से सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए उपयोगी होंगे। पर साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पर साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पीसा के झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। तो चार विकल्प आपके सामने है, आप अपना टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। सेकेंड है बी, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। या फिर डी है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है वो इसके तल के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो इसके तल के अंदर है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो हम जानते हैं द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर डी में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण उसका जल जो होता है हमेशा ठंडा बना रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए लेजर जो होता है एक कैसी युक्ति होती है जिसमें हम कैसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं या जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या फिर उद्दीप्त विकिरण। तो थोड़ा सा आप लेजर जो होता है इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लेजर होता है इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। और इसके द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो निश्चित रूप से क्यों कठिन होता है, बर्फ सड़क से सख्त होती है या फिर सड़क बर्फ से सख्त होती है, तो ये तो कोई यहाँ पर बातें नहीं है। और सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। और डी है यहाँ पर, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो निश्चित रूप से बर्फ जो होती है वो चिकनी होती है, इसी वजह से हम उस पर जो चलने का कार्य होता है या घर्षण उस पर ठीक से नहीं हो पाता, उसी वजह से हम उस पर चलने में कठिनाई होती है। ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता। तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, निकेल। तो तांबा जो होता है ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्या है, द्रव है, अकार्बनिक, ठोस है, गैस है, उपयुक्त सभी है। तो खनिज जो होते हैं ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर पर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और तो वो धातु होती है। तो यहाँ पर उस धातु को पहचानना है, तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो देखिए तांबा जो होता है इसको वायु में हम जब रखते हैं तो थोड़ा सा इस पर जल या नमी की उपस्थिति होती है तो इस पे हरे रंग की परत जो होती है वो जम जाती है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है इन चारों में से सबसे भारी धातु पूछा है ना। और ये वैसे सबसे प्रकृति में सबसे पाई जाने वाली भारी धातु जो है वो ओस्मियम होती है, परंतु यहाँ पर ओस्मियम हमारा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर पूछा इन चारों में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। तो यूरेनियम जो होगा ये यहाँ पर सबसे भारी धातु होगा इन चारों में। और यदि हमें प्रकृति में सबसे भारी धातु पूछी जाए या विश्व में तो यहाँ पर हमारा उत्तर ओस्मियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पारा मरकरी जो होता है Hg ये एक सामान्य ताप पर द्रव धातु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम में लिया जाता है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर डी में से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम जो होता है ये हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि
मछलियां नियत तापीय जीव हैं, या फिर बी है मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, सी है झील की तली पर जल नहीं जम पाता, और डी है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो देखिए जब बर्फ जमी झील, तो जो बर्फ होगी ना वो पानी की सतह पर होगी, ऊपरी तल पर होगी, उसकी तली में नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा कि मछलियां इसलिए जीवित होती हैं क्योंकि जो बर्फ होती है वो झील की तली पर नहीं जम पाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कैसी होगी? घटती है, बढ़ती है, पहले घटती फिर गुना बढ़ती है, और डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए गर्मी के दिन में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दी के दिन में देरी से सूखते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में हवा का जो तापमान होता है बड़ा हुआ होता है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, मतलब कि वहां पर उनका वाष्पीकरण तेजी से होता है, तो वातावरण में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है। अब इनसे किस प्रकार की संभावना होती है? खराब अंकुरण दिखने की, या फिर उच्च गुणवत्ता के बावजूद अल्प उपज वाले पौधे बनने की, या फिर सी है लैंगिक रूप से बांझ पौधों के उगने की, और डी है अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो असंतुष्टि का कारण होगा वो यही होगा, विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जैविक कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के दूध के रूप में, या फिर बी है प्रजनन रोधी यौगिक जैव उर्वरक और कैंसर रोधी औषधि के दूध के रूप में, सी है जैव उर्वरक जैविक कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के दूध के रूप में, और डी है कैंसर रोधी औषधि जैव कीटनाशी और जैव उर्वरक के दूध के रूप में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नीम के वृक्ष ने जो औद्योगिक महत्व प्राप्त किया है वो किया है जैव उर्वरक जैव कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के दूध के रूप में। दूध से मतलब यहाँ पर होगा स्रोत के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वाडा का संबंध है। तो वाडा का संबंध जो होता है वो किससे होता है? वैमनिकी से, डोपिंग टेस्ट से, बीमा से, स्टॉक एक्सचेंज से। तो देखिए वाडा जो होती है एक संस्था है जो डोपिंग टेस्ट विश्व स्तर पर जो मैचों के अंदर डोपिंग देखने को मिलती है, तो डोपिंग टेस्ट से इसका संबंध होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 10 नवंबर, ठीक है ना, 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय होता है, ठीक है ना, इसका मुख्यालय और उसकी स्थापना संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक। तो यहाँ पर अमीनो यौगिक जो होते हैं इनके कारण मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त भी करते हैं। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने से, लार के दावण से, फिर ऑक्सीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में बदलने से, या फिर डी है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में जो जल भी उत्पन्न होता है, तो स्तनधारी जो जल पीते हैं इसे प्राप्त भी करते हैं, तो ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दांत का कौन सा भाग एनिमल के द्वारा ढका रहता है? दंत शिखर, जड़, दंत अस्थि, या फिर एक और है हमारा विकल्प उपरोक्त सभी। तो देखिए दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, दंत शिखर या क्राउन कहते हैं, वो एनिमल के द्वारा ढका रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैनोलिन मोम कहां से प्राप्त होता है? जानवरों की उदर ग्रंथियों से, पेट्रोलियम से, जानवरों की त्वची ग्रंथि, या फिर पोमेटिक एसिड से। तो ये प्राप्त होता है जानवरों की त्वची ग्रंथियों से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है? कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह के ऊपर हल्की हो गई, पानी की से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी, या फिर डी है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं तो पानी के अंदर जब तक वो बाल्टी रहती है तब तक तो हमें हल्की लगती है, पर जैसे वो पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो वो हमें भारी महसूस होती है। तो विकल्प ए जो होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल, या हेमेटाइट। तो पिच ब्लेंड जो होता है इससे प्राप्त किया जाता है रेडियम को।
ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा? तो वो धातु थी यहाँ पर तांबा जो थी, ये सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु थी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड? तो शुष्क सेल जो होते हैं इनके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जना कांच या फिर क्रूक्स कांच? तो क्रूक्स कांच जो होता है ये पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि नेमाटोड से होने वाला रोग है। तो गोलकृमि नेमाटोड से होने वाला जो रोग होता है वो होता है फाइलेरिया फ्लोरोसिस, एन्सेफलाइटिस या फिर कुष्ठ। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फाइलेरिया जो रोग होता है ये गोल सूत्र कृमियों के कारण से होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, भूरा भालू, सूर्य भालू, बिलार भालू? तो वो होता है यहाँ पर रीछ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टी का प्रस्फुरण गणक या स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी? तो इसकी पुष्टि की जा सकती है प्रस्फुरण गणक के माध्यम से कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक माना जाता है? हीरे का चूर्ण, ग्रेफाइट का चूर्ण, गलित कार्बन या फिर कार्बन और लोहे की मिश्र धातु? तो आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट जो होता है स्नेहक के रूप में उपयोग में लाया जाता है और कार्बन का ही एक कपर रूप है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला है यहाँ पर इसका प्रयोग सोडा अम्ल के अग्निशमन के रूप में होता है, तो बिल्कुल सही है। या भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये एक संचारी क्षारक है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा क्योंकि हमें सही नहीं है उसी को देखना था। और ये अमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी भी करता है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, पैंटों में क्रोमियम ऑक्साइड पैंट का कौन सा रंग बनाता है? हरा, श्वेत, लाल या फिर नीला? तो ये इसमें रंग बनाता है पैंटों में क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है पैंट में हरा रंग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनेक्स का संबंध किससे होता है? मॉन्ट्रियल प्रयोग, मौद्रिक प्रयोग, चंद्रवेशक प्रयोग या फिर मानसून प्रयोग? तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा इसमें सही उत्तर होगा, मानसून प्रयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजादी की लड़ाई में कौन सा एक रसायन महत्वपूर्ण प्रतीक था? ग्लूकोज, खाद, औषधि या फिर सोडियम क्लोराइड? तो आपने नमक कानून तोड़ सुना ही है, तो जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक इसमें उपयोग में लाया गया था। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो साइंस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। और वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।